नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th जीव विज्ञान चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? उत्तर, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु व्यवस्था व जीवटता के कारण होने वाले जीवहास्य की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जन जनने से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। अतः जनन जीव विकास में भी सहायक होता है। इस समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 2, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? उत्तर, प्राय लैंगिक जनन को जन्म की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे युग्मों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या में भी बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। प्रश्न नंबर 3, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए संतति को क्लेन क्यों कहा गया है? उत्तर, आकारिकीय व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लेन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकीय रूप से अपने जनन से एकदम समान होती हैं अतः इसे क्लोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? उत्तर, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवंशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जनन से संतति में स्थानांतरित होती है। युग्मों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युग्म संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति में के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से जनन के समान होती है अर्थात अपने जनक का क्लेन होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 6, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? उत्तर, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद निम्नलिखित हैं, क्रमशः अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। नंबर 1, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। नंबर 3, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। नंबर 4, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। नंबर 5, यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। नंबर 6, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। नंबर 7, जनक इकाई कालिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। नंबर 8, इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी व निम्न कॉर्डेट में पाया जाता है। लैंगिक जनन। नंबर 1, इसमें दो जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। नंबर 2, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। नंबर 3, यह जनक कोशिकाओं में होता है।
इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजित होते हैं। नंबर 5, यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। नंबर 6, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती हैं। नंबर 7, जनक इकाई युग्मक होते हैं। नंबर 8, यह उच्च पौधे व जंतुओं में पाया जाता है। कायिक जनन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधों के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, अतः इसमें एक ही जनन भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी में अपने जनक के समान होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। प्रश्न नंबर 7, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। उत्तर, कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधों के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धन का कार्य करता है तथा नए पौधों में विकसित हो जाता है। मात्र पौधों के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कालिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण निम्न हैं। नंबर 1, अजूबा के पौधों की पत्तियों के किनारे से पादपकाय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधों से अलग होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। नंबर 2, आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियाँ कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्वसंधियों में कालिकाएं स्थिर होती हैं तथा प्रत्येक कालिकाओं नए पौधे को जन्म देती हैं। प्रश्न नंबर 8, व्याख्या कीजिए। नंबर 1, किशोर चरण। ख, प्रजनन चरण। ग, जीर्णता चरण तथा जीर्णावस्था। उत्तर, क, किशोर चरण सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वह लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण को अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों से भिन्न भिन्न होती है। ख, प्रजनक चरण किशोरावस्था अथवा कायिक प्रावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक एवं आकारिकी परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करते हैं, योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। ग, जीवड़ता चरण या जीवावस्था यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णावस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। इस चरण में उपाचयन क्रिया मंद होने लगती है, ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? उत्तर, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास में सहायक होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्म का जनन सदैव अंतर संबंधित अंतबद्ध होते हैं। उत्तर, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणिक होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन अथवा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। इसका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जंतु में होता है। युग्मों के गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मन अगुणित होते हैं। युग्म का जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्म
क जनन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित अंतवद्य होती है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्माणु बनाता है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है। प्रश्न नंबर 11, प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित यन है या द्विगुणित 2n। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 परागकोश, नंबर 3 अंडा या डिंब, नंबर 4 पराग, नंबर 5 नर युग्मक, नंबर 6 युग्मनज। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र द्विलिंगी पुष्प की अनुलंब काट। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। उत्तर पुष्पीय भाग, नंबर 1 अंडाशय द्विगुणित 2n, नंबर 2 परागकोश द्विगुणित 2n, नंबर 3 अंडा या डिंब अगुणित n, नंबर 4 परागकण अगुणित n, नंबर 5 नर युग्मक अगणित n, नंबर 6 युग्मज द्विगुणित 2n। युग्मज मन शुक्राणु तथा अंड के मिलाने से बनी द्विगुणित संरचना 2n होती है। प्रश्न नंबर 12, वाह निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। उत्तर वाह निषेचन शुक्राणु नरे युग्मक तथा अंड मादा युग्मक के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्माणु का निर्माण होता है। अधिकांश सैलाबों, मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है। इसे वाह निषेचन कहते हैं। वाह निषेचन से हानियां, नंबर 1 जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इसमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। नंबर 2 संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। नंबर 3 संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती हैं। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिम पूर्ण होती है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती हैं। प्रश्न नंबर 13, जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। उत्तर जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु यह नग्न चल कशाभिका युग्म संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इसका निर्माण जनक कोशिका के जीव द्रव्य से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इनके अग्रभाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक होती है। यह जल बीजाणु धानी में बनते हैं। उदाहरण यूलोथिक्स, क्लेमाइडोमोनास आदि। युग्म अंज लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी संरचना युग्मनज कहलाती है। यह द्विगुणित होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लावर में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मजन से होता है। वह निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण वह माध्यम जल में होता है, जैसे मेढक, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा के शरीर में विकसित होता है, जैसे मनुष्य आदि। प्रश्न नंबर 14, युग्म कजनन एवं भ्रूणद्रव्य के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्रमशः युग्म कजनन भ्रूणोद्भव, नंबर 1 नर तथा मादा जननों में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्म का जनन कहते हैं। नंबर 2 यह अर्धसूत्री विभाजन
द्वारा होता है। नंबर 3, युग्म का जनन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शुक्र जनन। नंबर 2, अंड जनन। भ्रूणोद्भव युग्मजन या युग्माणु से संतति के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। यह सूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। भ्रूणोद्भव के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। नंबर 1, युग्म का जनन। नंबर 2, निषेचन। नंबर 3, विदलन एवं भ्रूण निर्माण। प्रश्न नंबर 15, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन तथा त्रिसंलयन होता है। इसके फलस्वरूप भ्रूणकोश में द्विगुणित युग्मनज तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इससे क्रमशः भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलावरण का निर्माण होता है। नंबर 1, बीजांड वृंत बीज बीज वृंत बनता है। नंबर 2, अध्यावरण बीजावरण बनाना है। नंबर 3, अंडद्वार बीज द्वार बनाता है। नंबर 4, बीजांड काय प्राय नष्ट हो जाता है। कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म बनाता है। नंबर 5, भ्रूण कोश अंड कोशिका भ्रूण बनाती है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है। नंबर 6, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। बीज में भ्रूण सुप्तावस्था में रहता है। बीज चारों ओर से वह कवच तथा अंत कवच से बने अध्यावरण से घिरा होता है। भ्रूण बीजपन्नों के मध्य स्थिर होता है। फल भित्ति की संरचना के आधार पर फल संरचना अथवा शुष्क होता है। प्रश्न नंबर 16, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास के 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इसके सामान्य स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। उत्तर, द्विलिंगी पुष्प जब पुष्प में पुष्पंग तथा जायांग दोनों होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। सामान्यतः समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले द्विलिंगी पुष्प जैसे नंबर 1, सरसों वेसिका कैम्पेस्टिस। नंबर 2, मूली रेफेनस सेटाइवस। नंबर 3, मटर पाइसम स्टाइवम। नंबर 4, सेम डाइकोस लवलव। नंबर 5, अमलतास केरिया फिस्टुला। नंबर 6, गुड़हल हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। प्रश्न नंबर 17, किसी भी कुकुरविट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुकेसरी व स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों के नाम जानते हैं? उत्तर, कुकुरविट पादप पुष्प एकलिंगी होते हैं। नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित होता है। पुष्प में 5 पुकेसर होते हैं। यह प्राय 2+2+1 के रूप में संयुक्त रहते हैं। इसके परागकोश व्यावृत होते हैं। मादा पुष्प में पुमंग अनुपस्थिति होता है। जायांग त्रिअंडपी युक्ताणवी एक कोष्ठीय तथा अर्धवर्ती अंडाशय से बना होता है। इससे भित्ति लग्न बीजान्यास होता है। अंडयास से विकसित सरल फल पेशो कहलाता है। अन्य एकलिंगी पौधे नंबर 1, मक्का जियामेज। नंबर 2, खजूर
फिनिक्स सिल्वेस्ट्रेस। नंबर 3 पपीता, कैरिका पपाया। नंबर 4 नारियल, कोकोस न्यूसीफेरा। प्रश्न नंबर 18 अंड प्रजनक अंड प्रज प्रजक प्राणियों की संतानों की उत्तरजीवित उत्तरजीवन सर्वाइवर सर्वाइवल संजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर अंड प्रजक प्राणियों में निषेचित अंडे युग्मनज का विकास मादा प्राणियों के शरीर से बाहर होता है। मादा कैल्शियम युक्त कवच से ढके अंडों को सुरक्षित स्थान पर निक्षेपित करती हैं। अंडों में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप शिशु का विकास होता है। शिशु निश्चित अवधि के पश्चात अंडे के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त हो जाता है। अंड प्रजनन में वाह परिवर्धन होता है। यह पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शिकारी प्राणियों से प्रभावित होता है। इसके फलस्वरूप इन प्राणियों की उत्तरजीविता अधिक जोखिम युक्त होती है। अंड प्रजनन प्राणियों को जोखिम के लिए कम समय मिलता है, अतः इन जीवों में आंतरिक परिपक्वता सजीव प्रजनन की तुलना में कम होती है। जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के प्राणी अंड प्रजनन होते हैं। सजीव प्रजनन जरायुज में निषेचित अंडे युग्मनज का परिवर्धन मादा प्राणी के शरीर में होता है। इसे आंतरिक परिवर्धन कहते हैं। शिशु का विकास पूरा होने के पश्चात प्रसवन द्वारा इसका जन्म होता है। प्रसव द्वारा इसका जन्म होता है। शिशु का विकास आंतरिक होने के कारण और परिवर्धन के अधिक समय लगने के कारण इनकी उत्तरजीविता अपेक्षाकृत कम जोखिमपूर्ण होती है। आंतरिक परिवर्धन होने के कारण यह वातावरण तथा पर छी परमछी जीवों से सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि सजीव प्रजक की उत्तरजीविता अंड प्रजक की अपेक्षा अधिक होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।